आइए दोस्तों, आज हम द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड्स कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 पर चर्चा करेंगे। हिंदी में यदि कहें तो कृषि उत्पाद एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुगमता विधेयक 2020। यह बिल आपके लिए दो तरह से फायदेमंद है। पहला तो यह कि अभी लोकसभा में जो परीक्षा होने वाली है अनुवादक की और साथ में इंटरप्रेटर की, उस परीक्षा में भी इसका लाभ मिल सकता है। और आने वाले समय में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि आपसे इसके ऊपर एक निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो उसमें आपको सहूलियत होगी। आइए इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें। सबसे पहले इसका नाम आप जान लें, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। इस बिल के कृषि उत्पाद एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुगमता विधेयक के 3 हिस्से हैं। अलग अलग हिस्सों में इसे प्रस्तुत किया गया है और 2 हिस्से इसके पहले ही दोनों सदनों में अनुमोदित हो चुके हैं। तीसरा आज रखा जाने वाला है। आज भी इसका अनुमोदन हो जाएगा तो इसके भी आगे राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में यह चर्चा किया था कि बिल क्या है, एक्ट क्या है और ऑर्डिनेंस क्या है। उन तीनों को मिला करके या फिर यह कह सकते हैं कि इस बिल में उन तीनों का समायोजन है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 जो चल रहा था अभी तक वही चलता आ रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये पृष्ठभूमि है कि उसके अध्ययन के लिए एक समिति बनाई गई, स्थायी समिति बनाई गई 2018-19 में। स्थायी समिति को स्टैंडिंग कमिटी आप कह सकते हैं। स्थायी समिति ने यह जो भी निर्णय दिया उसके अनुसार फिर आगे की कार्रवाई हुई। इस स्थायी समिति में जुलाई 2009 में 7 मुख्यमंत्रियों का एक समूह भी शामिल किया गया और उन मुख्यमंत्रियों के समूह ने इसके ऊपर अपना निर्णय दिया या प्रतिवेदन दिया। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जान लें। यह है अनिवार्य वस्तुओं की सहजता से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। अनिवार्य वस्तु अर्थात तिलहन है और चीजें हैं। कई बार क्या होता है, आप देखे होंगे बाजार में इनके दर बढ़ जाते हैं या फिर कई बार क्या होता है कि सरकार को आकर के उनके दर को नियंत्रण करने का प्रयास करना पड़ता है। तो वो सारी वस्तुएं जिनके दर बढ़ जाने से आम आदमी को असुविधाएं हो सके, ऐसी वस्तुओं को इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। बाद में समय समय पर इस अधिनियम से कई वस्तुओं को निकाला गया है। 2003 में, 2012 में, इस तरह से कई बार ऐसा हुआ है। तो इसके अंतर्गत उचित मूल्य पर उपलब्धता बनाए रखने के लिए कई आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण की व्यवस्था है। और इसमें एक और सुविधा है कि कई बार आपने सुना होगा कि एमएसपी। एमएसपी क्या है? एमएसपी होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। रबी या खरीफ दो फसलें होती है, दो सीजन कह सकते हैं। दो फसलों में सरकार यह निर्धारित करती है कि किसी वस्तु का न्यूनतम मूल्य क्या होना चाहिए। अर्थात किसान अगर मंडी में जाता है तो वे वस्तुएं मंडी वाले या कह लीजिए सरकार किसान से न्यूनतम उस दर में खरीदेगी ही खरीदेगी। इसके अलावा वहां जो व्यापारी आते हैं वह भी कम से कम उतना देंगे, उससे अधिक की तो बात अलग है। इसकी पृष्ठभूमि 2006 में फिर जाती है। 2006 में क्या हुआ था कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए बिहार राज्य ने कृषि उत्पादन विपणन समिति, जिसको एपीएमसी एक्ट है, इस अधिनियम को खत्म कर दिया गया। इस अब ये जान लें एपीएमसी क्या है। एपीएमसी क्या होता है कि एपीएमसी जो भी सरकारी मंडियां हैं हर राज्य में, अमूमन जिले में है, गांव में कम है या फिर न के बराबर है, तो वहाँ एक मंडी होती है। उस मंडी में जितने भी किसान हैं वो अपना सामान लेकर के जाते हैं। सामान उनका, वहाँ कमीशन एजेंट होते हैं, वो उनके सामान का दर लगाते हैं और दर लगाने के बाद या तो कोई व्यापारी आता है या फिर सरकारी एफसीआई, विशेष करके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसे खरीदने के लिए आती है। तो एपीएमसी का काम क्या है कि ये मंडियों में खरीदार को लाइसेंस देती है, दर निर्धारण करती है और उसके बाद कर वसूली, जैसे मंडी का शुल्क होता है, आप जाएंगे किराया होता है, तो वो किराया वसूल करते हैं और कमीशन एजेंट रखते हैं। इसके अलावा
निजी बाजार को नियंत्रण करते हैं। अर्थात मान लीजिए कभी ऐसा ना हो कि कोई आदमी आए और वहां 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में खरीद के ले जाए, इसको वो नियंत्रण करते हैं और उसके लिए फिर जो भी कर होता है वो राज्य सरकार के खाते में जाता है। ये एपीएमसी जो कमेटी होती है, इस कमेटी का निर्धारण या नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होता है। इसमें मार्केट फी भी लगाते हैं ये लोग, बाजार शुल्क जिसे कहा जाता है। और खरीद फरोख्त करने के लिए, जैसे मान लीजिए मंडी अच्छी हो, उसमें बारिश में सामान खराब ना हो, इस तरह की जितनी भी व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी एपीएमसी की है। अब आइए अगले बिंदुओं पर चलें। अब जो ये नया विधेयक आया है, नया विधेयक आगे चलकर ये कानून भी बन जाएगा, तो इस विधेयक में क्या क्या सुविधाएं दी गई है। इसमें यह सुविधा दी गई है कि कोई भी किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के अपना सामान बेच सकता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई किसान है, वह चाहता है कि आसपास के जिले में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, या वहां से और भी जो संलग्न राज्य हैं वहां जाकर अपना सामान बेचना चाहे तो वह जाकर बेच सकता है। उसके जो भी उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद, उस पर राज्य किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगी। अमूमन क्या होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब सामान जाता है तो उस पर राज्य सरकार कर लगाती है, तो यहाँ आप कर नहीं लगा सकते। उसके अलावा और क्या लाभ है? दूसरा लाभ यह है कि इस व्यापार पर एपीएमसी का नियंत्रण नहीं होगा। देखिए एपीएमसी मैंने बताया कि ये मंडियों में ही होता है। जब मंडी के बाहर किसान अपना उत्पाद बेच रहा है तो उस पर एपीएमसी का नियंत्रण न होना स्वाभाविक है। और इसमें क्या लाभ होंगे? इसमें एक लाभ यह होगा कि किसान चाहे तो अपनी फसल अपने खेत से बेच सकता है, अपने गांव में बेच सकता है, मंडी के बाहर, मान लीजिए मंडी में वो नहीं जाना चाहता तो अपना सामान मंडी के बाहर बेच सकता है, रास्ते में बेच सकता है, रास्ते में आ रहा है बेच सकता है। पहले क्या था, मंडी में जाएगा तब वहां उसको दर पता चलता था। अब मंडियों में जो दर है, अगर पता चला, मान लीजिए मंडी ने गेहूं का एक दर 16 रुपए किलो लगाया है, तो किसान को यह खबर मिली 16 रुपए है। अब वह रास्ते में चाहे तो 26 रुपए ले सकता है, 40 रुपए ले सकता है, जितना उसको मिल सके। तो इस व्यापार पर एपीएमसी का नियंत्रण नहीं होगा। उसके बाद एपीएमसी के क्षेत्र में होने वाले व्यापार पर राज्य किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकती। ये मैं पहले ही बोल दिया कि जब मंडी में नहीं तो मंडी के बाहर अगर किसान बेचता है तो उस पर कर नहीं लगेगी। इससे एक नुकसान राज्य को होगा, क्योंकि मंडियों में जब सामान बिकने के लिए आता है तो उस पर जो भी कर, टैक्स वसूला जाता है वह राज्य के खाते में भी जाता है। अब अगर किसान अपने सामान बाहर बेचता है, मंडी के बाहर बेचता है, तो राज्य को कर नहीं जाएगा। एक तरह से यह ठीक है कि चलिए किसानों के कल्याण के लिए राज्य इतना तो छोड़ ही सकती है कि वह कर न लगाए, और बाकी उसमें फिर पूरा का पूरा किसान को फायदा है। अब एक और इसमें जो सुविधा दी गई वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसका इन्होंने जो विधेयक लाए थे उसका नाम रखा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अर्थात संविदा कृषि या फिर कह लें ठेके पर कृषि की बात है। जैसे मान लीजिए खेत में फसल लगाने से पहले ही कोई भी व्यक्ति, इसका लाभ छोटे किसानों को बहुत होगा, क्योंकि छोटे किसानों के पास उपज बहुत कम होती है और जिसके पास उपज कम होती है वो मंडियों तक नहीं पहुंच पाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि एक अनुमानतः दर लगा लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए चावल की खेती हो रही है, गेहूं की हो रही है, या किसी भी चीज की हो रही है, जूट की हो रही है, तो वहां आप कंपनी वाले या जो भी खरीदार हैं वो वहां जाएंगे, किसान से बात करेंगे कि हाँ आपकी इतनी जमीन है, अनुमानित इतना पैदावार हो सकता है, इसके लिए इतने रुपए मैं दूंगा। इस तरह से वह किसान दर तय कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि वह दर तय करने के बाद वही दर रह जाएगा। अगर उत्पादन होने के बाद किसान यह देखता है कि बाजार में तो उसके सामान की दर बहुत अधिक है, तो फिर जो अधिक दर है वह सामान उसी दर पर खरीदार ले जाएगा। तो यहाँ किसान को यह भी सुविधा मिली कि वह बढ़ते हुए दर पर बेच सकता है। इसके अलावा एक और सुविधा मिलती है कि यदि मान लीजिए बाजार में सामान का दर कम हो गया, 100 रुपए क्विंटल पे उसने तय किया था और बाजार में 80 रुपए क्विंटल हो गया, तब भी जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्टर जो होगा, वह किसान को 100 रुपया ही देगा। इसका एक और लाभ है कि यह जो कुछ भी होगा वह लिखित रूप से होगा, और जो कॉन्ट्रैक्टर होगा जैसे ही संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हो जाता है उसके 3 दिन के अंदर उसको किसान को पैसा दे देना पड़ेगा, क्योंकि
फिर अब उसमें किसान अपनी जेब से कुछ नहीं लगाएगा। अभी तक क्या होता था, किसान बेचारा पैसे उधार लेता था बाजार से, फसल उगाता था, और उसके बाद पता चला कि बाजार से भी कम मूल्य में उसकी फसल बिक रही है, तो उसको नुकसान होता था। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट लेगा, यह सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। इसमें कुछ लोगों को यह शंका हो सकती है कि इसमें शिकायत निवारण की प्रणाली क्या होगी, कैसे हम शिकायत निवारण करेंगे। तो शिकायत निवारण के लिए यहाँ 3 स्तर पे व्यवस्था की गई है। एक स्थानीय स्तर पे कॉन्सिलिएशन बोर्ड, कॉन्सिलिएशन बोर्ड कह सकते हैं, ग्राम पंचायत होगी या फिर और भी कोई निकाय हो, वह होगी, उनका इसमें हस्तक्षेप होगा। और अगर मान लीजिए जैसे कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा है या कोई और बात होती है, तो 30 दिन के अंदर ये काउंसिलिएशन बोर्ड उसका फैसला सुनाएगी और वह मान्य होगा। अगर मान लीजिए वह फैसला दोनों को मान्य नहीं होता है, तो अगले जो अधिकारी हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास अपील जाएगी और वो भी 30 दिन के अंदर इसका निस्तारण करेंगे। और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से अगर नहीं होता है, तो फिर एक और अपीलीय अधिकारी रखे जाएंगे और वो अपीलीय अधिकारी इसका निस्तारण करेंगे। और 30 दिन के अंदर शिकायत का निवारण करना है, तो इसमें किसान को जो भी मिलने वाला है वह समय पर मिल जाएगा। अब किसान जब मंडी के बाहर अपना उत्पाद बेचेंगे, तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो फार्मर्स एग्रीमेंट ऑर्डिनेंस है, ये सारी बातें उसमें लिखी जाएगी। और इसमें एक और सुविधा है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई नैम करके एक पोर्टल सरकार ने बनाया था, जिसमें किसान को यह छूट थी कि वह उस पर अपना सामान बेच सकता है। पर हमारे देश के किसानों के साथ सबसे बड़ी विडंबना है कि बहुत कम किसान पढ़े लिखे हैं। और पढ़े लिखे तो छोड़ दीजिए, उनके पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं, कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं। हालांकि उसके लिए समितियों को बनाने की बात कही गई थी, लेकिन बात शायद नहीं हो पाई। तो अब किसान चाहे तो अपने आप, वो अगर सक्षम है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में बिक्री कर सकता है, अर्थात ई नैम पर भी वो चाहे तो अपना सामान बेच सकता है। अब इस नई व्यवस्था में और क्या है, इस नई व्यवस्था में जो सबसे अच्छी बात कही गई है वह है कि ग्रामीण कृषि बाजार योजना, विलेज एग्री मार्केट स्कीम नाम से हर गांव में, लगभग 22,000 गांवों में ग्रामीण हाट बनेंगे। जब ग्रामीण हाट बनेंगे तो जो भी खरीदार है वो गांवों तक जाएगा, सिर्फ मंडियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। और जब गांव में जाएगा तो किसान अपने गांव में ही हाट में ले आकर के अपना सामान बेच सकता है। अब ये जो हाट होगी, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? इसके लिए जो भी बजट होगी वह केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी, अर्थात गांव में जो हाट बनाना उसका पूरा का पूरा फाइनेंस केंद्र सरकार करेगी। इसके बाद ये जो योजना है हाट बनाने की, इसको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से जोड़ा जाएगा। जब इसको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से जोड़ा जाएगा तो इसका लाभ क्या होगा? जैसे मनरेगा वगैरह योजनाएं हैं कि लोगों को काम मिलता है, अब क्या होगा कि उस हाट में जो भी लोग काम करेंगे उनको भी रोजगार मिलेगा। और यह 2 तरह का लाभ होगा, किसान को तो हो ही रहा है वहां लाभ, उस गांव के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नाम से नाबार्ड एक फंड बनाएगी और राज्यों को हाट के विस्तार के लिए या हाट में और व्यवस्थाएं लगाने के लिए या अन्य व्यवस्थाओं के लिए वह राज्य सरकार को सस्ते दर पर, सुलभ दर पर ऋण उपलब्ध करवाएगी नाबार्ड। और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाए जाने का विचार है। यह तो हो गई पूरी की पूरी व्यवस्था। हालांकि बहस बहुत चल रही है, क्या अच्छा क्या बुरा, लेकिन यदि देखा जाए तो हमारे भारत का किसान आज भी, चाहे जितनी भी सुविधा कर दी जाए, आज भी हाशिए पर ही रहता है। किसान अगर प्याज 1 रुपये किलो उत्पादित करता है, वो बाजार में आते आते 100 रुपये किलो हो जाता है। ये जो बीच का 99 रुपये है, उसमें से अलग से 99 पैसा भी किसान की जेब में नहीं जाता। क्योंकि आज का हर युवा पढ़ लिख रहा है, किसान के बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, तो कम से कम इस व्यवस्था के अंतर्गत आने पर अब किसान को छूट होगी कि वह अपना सामान लेकर के बाजार में अपनी इच्छा से बेच सके। और छोटे जितने भी किसान हैं उनको भी एक अवसर मिला। अन्यथा क्या होता था, छोटे किसान बेचारे अपनी फसल या तो अपने घर में ही समाप्त करते थे या आस पड़ोस में किसी जान पहचान वाले से करते थे। अब उनका यह अधिकार आगे कामयाब रहेगा।
मित्रों, आज के सत्र में इतना ही। अगर यह सत्र अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करिएगा, ताकि फिर मैं और अच्छी अच्छी चीज़ों का विवरण लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो सकूं।